फ्रेंड, कल हमने जो है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, जो खिलजी वंश का प्रथम शासक था। उससे पहले हमने खिलजियों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि खिलजी कहाँ के रहने वाले थे। उसमें हमने देखा था कि खिलजी मूल रूप से तुर्क थे और वो काफ़ी समय तक अफगान क्षेत्र में रहे, इसलिए वो जो है अफगानी रीति रिवाजों में ढल गए। इसी कारण जो है जो दिल्ली सल्तनत जो पहले से जो तुर्की अमीर थे वो उनको तुर्क अमीर नहीं मानते थे, इसलिए उनके बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जो है खिलजी अमीरों की जो है जीत हुई और फिर जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। ठीक है, लेकिन 1290 में शासक बना और 1296 में जो है उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या के बाद अलाउद्दीन खुद शासक बनता है। तो आज जो हमारा चैप्टर है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था। क्या था? दामाद और भतीजा। उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका जो है शुरुआती जीवन कैसा था और शुरुआती जीवन से लेकर सिंहासनारोहण तक जो है हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जन्म कब हुआ। तो इसके जन्म के बारे में कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन रणथंभौर आक्रमण की गणना के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उसका जो जन्म है वो 1266 या 67 में हुआ था। 1266 या 67 में हुआ था। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। उसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। ठीक है, तो उसका पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी, जन्म हुआ था 1266 में। और उसका जो बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम अली या गुरसाब, मतलब अली भी कहते थे उसे और गुरसाब भी कहते हैं, जैसे गुरसाब भी कहते हैं। तो ये कुछ उसके शुरुआती नाम थे। ठीक है, फिर बाद में जो है जलालुद्दीन जो है उसका चाचा होता है, वो अपने भतीजों से बहुत सने रखता है, अपने भतीजों से बहुत सने रखता है और अलाउद्दीन से भी बहुत सने रखता था। और उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ में किया। ठीक है, और जब वो सुल्तान बना, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में जब सुल्तान बना, तो उसने अपने सगे संबंधियों को पद वितरित किए और उसी दौरान जो अलाउद्दीन जो उसका भतीजा था उसको भी एक पद दिया। उसका नाम था अमीर-ए-तुजुक, अमीर-ए-तुजुक। और जो उत्सवों का प्रधान होता था, जो उत्सव वगैरह होते थे दरबार में, उत्सवों का जो प्रधान होता था उसको अमीर-ए-तुजुक कहा जाता था। और सबसे पहले जो है नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को इस पद पर। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा था कि 1290 में जलालुद्दीन खिलजी सिंहासनारोहण के साथ ही जो कड़ा का जो सूबेदार था, जो बलवान का भतीजा भी था, मलिक छज्जू जो है विद्रोह करता है। मलिक छज्जू विद्रोह करता है और इस विद्रोह को अरकली खां, जो जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र था, के द्वारा दबाया जाता है। लेकिन इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी भी उसके साथ में रहता है और वहां वो वीरता का प्रदर्शन करता है। तो अरकली खां जो है जलालुद्दीन खिलजी के सामने उसकी प्रशंसा करता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी वैसे ही उदार था, तो वो क्या करता है, जो कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार था मलिक छज्जू, उसको तो हटा के मुल्तान भेज देता है और उसकी जगह कड़ा मानिकपुर की जो जागीर है वो किसको दे देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कड़ा मानिकपुर की जागीर मिलने से उसकी तो जो है स्थिति थोड़ी सुधर गई। पहले वो दिल्ली में रहता था और उसका जो पारिवारिक जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वो बहुत ही मतलब जो है कष्टदायक था, है ना। वो पत्नी पीड़ित था। क्या था? पत्नी पीड़ित था। उसकी जो पत्नी थी वो जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री थी और वो जो है उसको गुरूर था कि मैं सुल्तान की बेटी हूं, और वो हर बात पर उसे ताने मारती थी। और उसमें जो उसकी सास है वो मलिका जहां, वो भी उसका सहयोग करती थी। तो इस प्रकार वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो उनसे परेशान होके उसने साइड में एक जो लड़की थी मेहरू नाम की, उससे जो है संपर्क बढ़ा लिया, है ना। और इस बात का जो है जलालुद्दीन की
बेटी को पता चल जाता है और वो जो है मेहरू की सबके सामने पिटाई कर देती है, सबके सामने पिटाई कर देती है। अलाउद्दीन इसका विरोध करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं चलती। लेकिन जब कड़ा की उसको जागीर मिली तो उसको दोहरा फायदा हो गया। तो इसको जो है एक तो अपनी पत्नी और सास से छुटकारा मिल गया, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो दिल्ली में ही रहने की जिद करती थी कि मैं तो शहर में रहूं, है ना, तो दिल्ली में रहने की जिद करती थी। तो इस प्रकार जो है वो क्या किया उसने, वो दिल्ली छोड़ के कड़ा चला गया और वो जो मेहरू थी, जो उसके सरदार अलप खां की बहन थी, हाँ, उसको साथ में लेके चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके कड़ा का जागीर बन जाता है। अब कड़ा में जाने पर उसको क्या होता है कि कड़ा पर पहले किसका अधिकार था, कौन सा सूबेदार, मलिक छज्जू था। और जब वो कड़ा जाता है तो मलिक छज्जू के जो सरदार होते हैं वो उसको प्रेरित करते हैं कि यार आप तो इतने मतलब काबिल आदमी हो, आपके चाचा तो ऐसे हैं कि वो शासक की तरह लगते ही नहीं है ना, आप तो देखो कैसे आपका सब कुछ जो है शासक की तरह लगता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि आप जो है शासक बनो, क्या बनो, शासक बनो। और उसके दिल में भी महत्वाकांक्षा जाग उठी। ठीक है, तो कड़ा की जागीर मिलने के बाद में उसमें महत्वाकांक्षा जागी कि मैं भी शासक बनूं। तो इसी दौरान फिर बाद में अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए उसके पास धन की जरूरत थी, है ना। अब धन की जरूरत किस लिए थी, बड़ी सेना बनाने के लिए। ठीक है, तो धन प्राप्त करने के लिए उसने भिलसा पर आक्रमण किया 1292 में। कब आक्रमण किया, 1292 में भिलसा पर आक्रमण किया और उसको लूटा। और भिलसा पर आक्रमण से उसे बहुत ही धन प्राप्त हुआ, है ना। और इसी दौरान उसे देवगिरी की संपन्नता के बारे में भी पता चलता, है ना। और अगला टारगेट ही उन्होंने यही डिसाइड किया कि यहाँ पर लूटने के बाद अगला टारगेट मेरा कौन सा होगा, देवगिरी होगा। अब भिलसा पर जो धन मिला था उसमें से कुछ धन जो है उसने किसको दे दिया, आपके जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया। तो जलालुद्दीन खिलजी भी खुश हो गया। ठीक है, और उसको साथ में दीवाने आरिज भी बना दिया उसको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी शक्ति बढ़ गई। फिर बाद में वो सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगता है। चंदेरी जो है आपके भिलसा के पास में होता है ना, मध्य मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, है ना, वहां पर होता है। तो चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसका मेन टारगेट होता है देवगिरी पर आक्रमण करना। और वो 1294 में जो है देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। देवगिरी का जो शासक होता है रामचंद्र देव, है ना, और उसका पुत्र शंकर देव, उन दोनों को पराजित करके जो है देवगिरी के शासक को पराजित कर देता है और उनसे समझौता कर लेता है। उन पर अधिकार नहीं करता है, इसकी नीति अलग थी। उन्होंने अधिकार नहीं किया, केवल उनकी अधीनता स्वीकार करवाई और उनसे जो है वार्षिक कर देने का वायदा करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार देवगिरी पर आक्रमण से अब जो है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई, धान्य से परिपूर्ण हो गया। ठीक है, अब उसने सोची सुल्तान की हत्या करने की, सुल्तान का हत्या करने का विचार उसके मन में आया। तो अब उसकी हत्या कैसे करे, अब दिल्ली जाके उनके सरदारों के सामने उसकी हत्या करना ये तो मुश्किल काम था। तो उसने एक प्लान बनाया, उसने जो है एक पत्र लिखा जलालुद्दीन खिलजी को और उसने जो है इस पत्र में क्षमा याचना की और एक पत्र जो है अलमास बेग को लिखा। अलमास बेग कौन था, अलाउद्दीन का भाई। उसको पत्र लिखा, उसने कहा कि दरबार में कंडीशन संभाल लेना, दरबार में कंडीशन संभाल लेना और थोड़ा विभ्रमित करना सुल्तान को। ठीक है, एक लेटर उसको लिखा, एक जलालुद्दीन को लिखा और इसमें अलमास बेग ने उसको समझाया लेटर में कि आप ये कहना जलालुद्दीन से कि वो जो है आपसे बिना पूछे जो उसने देवगिरी पे आक्रमण किया है उसकी वजह से वो बहुत ही संताप से ग्रस्त है, बहुत ही तनाव में है कि मैंने मेरे अंकल चाचा से बिना अनुमति लिए जो है मैंने आक्रमण किया है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना, मुझे क्या सजा मिलेगी। बहुत ही वो आतंकित है और आपसे वो क्षमा मांगना चाह रहा है, आपसे बहुत ही उसमें डर पैदा हो गया है। ठीक है, तो उसने कहा, सुल्तान ने कहा कि डर भाई का जरूरत है ना, डर भाई का ही बात है ना, या डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा है, बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दूंगा। लेकिन वो अलमास बेग कहता है लेकिन सर वो जो है आप तो कर दोगे, आपको पता है कि वो कर देंगे, आप माफ कर दोगे, लेकिन फिर भी बच्चा डरा हुआ है अंदर से, बहुत ही मतलब एक तरह से वो जो है बहुत ही टेंशन में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बिन आप जो है आप वहां जाकर उसको अगर समझाते नहीं है कड़ा मानिकपुर, तब तक वो जो है टेंशन में रहेगा क्योंकि उसको डर लग रहा है कि आप उस पर अटैक कर देंगे, है ना। तो सुल्तान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसको वहां जाके समझा दूंगा। ठीक है, वहां जाके तो फिर वो कड़ा मानिकपुर के लिए रवाना होता है सुल्तान। ठीक है, और अहमद के नेतृत्व में सेना भी जाती है, वो स्थल मार्ग से आती है और सुल्तान जो है वो जल मार्ग से जाता है। ठीक है, और जल मार्ग से कुछ चुने हुए साथी उसके साथ में रहते हैं, है ना, उसमें अलमास बेग भी रहता है।
है ना। तो जब आपके वो गंगा पार करके जो है वहाँ पर जाता है उसके पास, तो अलाउद्दीन जो है उसे जाने से पहले अलमास बेग के कहने पर जलालुद्दीन जो है अपने सरदारों को शस्त्र विहीन कर देता है। अलमास बेग उसको कहता है कि सर वो डरा हुआ है ना, बहुत ही डरा हुआ है, और वो जो है ऐसा नहीं है कि आपको देख के वो मर जाए, सुसाइड कर ले, कहीं भाग जाए कर जाए, है ना, डर जाए, इसलिए जो है आप ये जो है आपके जो हथियार वगैरह है उसको आप गिरा दो। तो नदियों में फेंकवा देता है। फिर बाद में वो उदार दिल था सुल्तान, वो सोच नहीं पाया कि भाई उस कंडीशन में क्या हो सकता है उसके साथ में, तो बिना हथियारों को उसके पास जाता है। तो उसको देखते ही फिर बाद में अलाउद्दीन जो है उसके पैरों में गिर जाता है, वो उसको उठा के सीने से लगा लेता है, ठीक है, सीने से लगा के जो लगा लेता है। लेकिन इसी दौरान एक मोहम्मद सलीम नाम का व्यक्ति होता है, वो उसके छुरा घोंप देता है, और उसी समय ये जलालुद्दीन कहता है कि अरे धूर्त तूने ये क्या किया, है ना। तभी जो है इख्तियारुद्दीन हुद नाम का व्यक्ति होता है, वो तलवार से उसकी गर्दन उखाड़ देता है, गर्दन उड़ा देता है। तो इस प्रकार जो है 1296 में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और 20 जुलाई 1296 में जो है अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। कहां पर? कड़ा और मानिकपुर में। कड़ा मानिकपुर में जो है अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। कब कर देता है? 20 जुलाई 1296 में। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी, वो कड़ा मानिकपुर में था, और उसे जो है दिल्ली पर अधिकार होगा तभी वो वास्तविक रूप से सुल्तान कहलाएगा। अब दिल्ली में जो है उसके पुत्र थे, कदर खां था, मलिका जहां थी, और भी था। हालांकि जो बड़ा पुत्र था अरकली खां, वो उस समय मुल्तान में तैनात था। कहां पर तैनात था? मुल्तान में तैनात था। लेकिन उसकी जो मां थी मलिका जहां, उसने एक गलती कर दी। उसने अपने पुत्र कदर खां को जो है शासक बना दिया, जो छोटा था। इससे क्या हुआ कि अरकली खां नाराज हो गया। अरकली खां बड़ा था और सियासत का दावेदार वो था, लेकिन मलिका जहां ने कदर खां को सियासत पर बैठा दिया। तो इससे क्या हुआ कि अरकली खां जो शक्तिशाली था और जिससे अलाउद्दीन भी डरता था, वो नाराज हो गया अपनी मां से, और उसने जो है दिल्ली के मामले में इंटरफियर, हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। इस बात से अलाउद्दीन खुश हुआ कि भाई जो है उसका एक प्रतिद्वंदी तो पहले हार गया, वो तो सहयोग करेगा नहीं इसको। तो वो दिल्ली की तरफ रवाना होता है, और रास्ते में जो है वो अपने मजनिक से जो है सोने चांदी के सिक्के जो है उछालते जाता है। उससे पब्लिक बहुत खुश हो जाती है। अपने प्यारे सुल्तान, उदार सुल्तान, नेक नियत सुल्तान की वध को भूल जाती है और अलाउद्दीन के पक्ष में हो जाती है, ठीक है। तो जनता पक्ष में हो जाती है। इसके साथ में वो सेना में लोगों को भर्ती भी करता जाता है। तो उसमें जब तक दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पास पहुंचता है, तब तो उसकी 50-60 हज़ार तक सेना हो जाती है। तो सेना की शक्ति बढ़ती है और लोगों का पक्ष भी उसके पक्ष में बढ़ता है कि लोग जो है खुश हो गए उसके धन बांटने से, ठीक है। फिर बाद में वो दिल्ली के पास जाता है, तो कदर खां के नेतृत्व में जो है सेना उसका आक्रमण का सामना करने के लिए आती है। लेकिन तब भी वो जो है अलाउद्दीन क्या करता है, बहुत सारा धन अमीरों को मतलब जो है उनके सामने जो है रखता है, प्रस्ताव रखता है धन का। तो बहुत सारे अमीर क्या करते हैं, वो उसके पक्ष में आ जाते हैं। तो वो ज्यादा अमीर जब उसके पक्ष में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि कदर खां की कंडीशन कमजोर हो जाती है और वो हारने वाली कंडीशन में होता है। तब जो है मलिका जहां क्या करती है, अपने पुत्र अरकली खां को मैसेज करती है कि आप आओ, दिल्ली कंडीशन खराब है। उन्होंने कहा कि अब क्या करना है, जब चिड़िया छुप गई खेत, है ना, कि भाई जो है अब तो सारे अमीर वगैरह उधर चले गए, शत्रु से मिल गए, अब मेरे आने से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो इस प्रकार बिना फिर वो जो है मलिका जहां, कदर खां वगैरह सब मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मुल्तान चले जाते हैं। कहाँ चला जाते हैं? मुल्तान चले जाते हैं। और बिना किसी विरोध के जो है आपके वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और कब करता है? 20 अक्टूबर 1296 को। 20 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी का जो है दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। लेकिन दिल्ली पर अधिकार करने के बाद भी अभी भी खतरा उसके लिए बाकी था, क्योंकि जो जलालुद्दीन के जो उत्तराधिकारी थे, अरकली खां था, कदर खां था, और उसका जो मंगोल दामाद था उल्लू खां, वो अभी जिंदा था, मलिक जहां, उनको जो है सफाया किए बगैर दिल्ली पर अधिकार सुनिश्चित करना मुश्किल था, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, उल्लू खां और जफर खां को नियुक्त किया। उल्लू खां और जफर खां को नियुक्त किया कि आप जाओ और मुल्तान से उनको पकड़ के लाओ, है ना, और मारो उनको, ठीक है। तो उल्लू खां और जफर खां जो है मुल्तान गए और बिना कुछ ज्यादा प्रतिरोध के उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। उल्लू खां, अल्लू खां, अरकली खां, कदर खां, मलिका जहां, ये कुछ लोग जो थे उसके परिवार से थे, उनको पकड़ लेता है। और फिर बाद में हांसी, जो दिल्ली रहता है, हांसी बीच में पड़ता है उधर से, तो मुल्तान के पास में आते हैं। तो हांसी में जो है अलाउद्दीन के आदेश पर उनको अंधा करवा दिया जाता है, ठीक है, और बाद में मरवा दिया जाता है, ठीक है। केवल
मल्लिका जहां को जीवित रखा जाता है और उसको दिल्ली भेज दिया जाता है, बाकी सबको मरवा दिया जाता है। तो इस प्रकार अपने अधिकार को उन्होंने पुख्ता कर लिया, उनके उत्तराधिकारों मार के। इसके अलावा बाद में कुछ अमीरों को जो उन्होंने धन दिया था, धन बांटा था अपने पक्ष में लाने के लिए, उनसे वापस धन वसूलने के लिए नुसरत खां को नियुक्त किया। उन्होंने जो है उनको धन दिया अपने पक्ष में लेने के लिए। अलाउद्दीन की थ्योरी क्या थी कि पहले अपने दुश्मनों से फायदा उठाना और फिर उनका खत्म करना, ये थ्योरी थी। तो उन्होंने जो अमीरों से पहले तो अपने पक्ष में ले लिया, तो इससे उनको फायदा हो गया। जो कदर खां है वो मैदान छोड़कर भाग गया। लेकिन बाद में उसने कहा कि ये जो लोग अपने स्वामी के प्रति गद्दारी कर सकते हैं तो आगे आने वाले समय मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने नुसरत खां को नियुक्त किया कि जो मैंने पैसा दिया, धन दिया उन अमीरों को अपने पक्ष में लाने के लिए, वो उनको वापस चाहिए, वापस उनसे वसूल किया जाए। तो नुसरत खां ने जो है विभिन्न तरीके अपना के जो है उनसे धन वसूल किया और इस प्रकार एक पंथ दो काज हो गया, है ना। पहले जो है वो उनको शासकता पर भी अधिकार हो गया और धन भी वापस आ गया, इस प्रकार खजाना भी बढ़ गया। तो इस प्रकार हमने जो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन और राजा रौनक तक की जो है घटनाओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम कल जो है उनकी नीतियों के बारे में, उत्तर भारत के दक्षिण विजयों के बारे में, उत्तर भारत की विजयों के बारे में, दक्षिण भारत की विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हो गया ना काम, देखो।